तो हमने अब क्या किया कि ये तो हमने कर लिया था, ठीक है यार। बीच में वो ही आया था कि मैं एयरप्लेन मोड पे तो करने सारा, इनफैक्ट ये जो फ़ोन है पर्टिकुलर, हम तो आगे बढ़ते हैं, कैरी करते हैं, ठीक है। अब देखा जाए तो हमने कैपिटल रिस्क में कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपर तरीके से हमने कैलकुलेट किया। अब पॉइंट ये आता है कि रिस्क वेटेड एसेट भी तो कैलकुलेट करो। रिस्क वेटेड एसेट कैसे कैलकुलेट करोगे आप, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड में तो आपने बता दिया कि टायर 1 कैपिटल है, टायर 2 कैपिटल है, सबऑर्डिनेट डेब्ट भी बता दिया आपने, सबऑर्डिनेट डेब्ट का हम डिस्काउंट भी बता दिया, और ये भी बता दिया कि टोटल टायर 1 कैपिटल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और सबऑर्डिनेट डेब्ट का आपने मतलब भी बताया है। इनफैक्ट सबऑर्डिनेट डेब्ट की वैल्यू जो है वो एक्सीड नहीं होनी चाहिए 50% ऑफ टायर 1 कैपिटल। तो ये सब तो आपने कर दिया, पर रिस्क वेटेड एसेट कैसे कैलकुलेट करोगे? तो ब्रो रिस्क वेटेड एसेट ऐसे कैलकुलेट होगा, ठीक है। क्या बोला है, कैश और बैंक बैलेंस से रिस्क वेटेड एसेट कुछ भी नहीं, जितना कैश है उतना का उतना लो, कोई रिस्क वेटेड एसेट रिस्क ही नहीं है। रिस्क वेटेड 0 वेट है उसका, गवर्नमेंट सिक्योरिटी 0, अप्रूव्ड सिक्योरिटी 20% रिस्क, 20% रिस्क वेटेड एसेट, ठीक है। तो ठीक है, रिस्क कितना है 20% है, 20% हम लेंगे। अदर एसेट पे 100% है, ऑफ बैलेंस शीट आइटम पे 100% है। हमको रिस्क वेटेड एसेट लेनी है, ठीक है ना, हमको रिस्क वेटेड एसेट लेनी है, ठीक है। तो रिस्की एसेट्स लेनी है, ठीक है। तो कैश एंड बैंक बैलेंस में पूरा लो, इन द सेंस कि पूरा हमने लिया और इंटू 0% किया तो फिर 0 आ गया, ठीक है। रिस्क वेटेड एसेट बिल्कुल भी नहीं है उसमें। और जो है, ठीक है, ये सबको कंप्लाई करना है। एनबीएफसी एनडी सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट और एनबीएफसी डी, देखो दो ये साथ में चलते हैं, एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट और एनबीएफसी डी, ठीक है। और अब जो है, अब हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट हम पढ़ते हैं। और सबसे पहले मैं पहले ये इसको स्प्लिट स्क्रीन कर देता हूँ ताकि वो जो है हमारा इंडेक्स भी दिखे। तो ठीक है, हमने क्या क्या कर लिया था, इंट्रोडक्शन हमने देख लिया। हमने इंट्रोडक्शन में एनबीएफसी वर्सेस बैंक देख लिया, ओन फंड और नेट ओन फंड देख लिया, रिवाइज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में नेट ओन फंड की लिमिट देख ली, डिपॉजिट सिग्निफिकेंस हमने देखा, फिर सिस्टमेटिक सिग्निफिकेंस हमने देखा, सिस्टमिक सिग्निफिकेंस भी हमने देखा, और मल्टीपल एनबीएफसी प्रूडेंशियल नॉर्म्स एंड रेगुलेशन हमारे चल रहे थे। और प्रूडेंशियल नॉर्म्स एंड रेगुलेशन में अब आ रही है बात असेट क्लासिफिकेशन की, जो हमारा 5वां पॉइंट है, और असेट क्लासिफिकेशन अब हम कर रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा ये हौच पौच है, पर थोड़ा सा ही है, पर इसको भी अगर अपन डिफाइन करेंगे तो ईजिली हो जाएगा ये, ठीक है। सबसे पहले देखो, आपने लोन दिया है, एनबीएफसी लोन देगी या एनबीएफसी ने व्हीकल को हायर परचेस या व्हीकल को परचेस करके आपको हायर परचेस या लीज पे दे दिया, तो एक तरीके से एनबीएफसी की ये असेट्स हो सकती है। सी, असेट क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हायर परचेस और लीज को एक रखा गया है, और सॉरी वो तो प्रोविजन में रखा गया है, पर असेट क्लासिफिकेशन में मतलब कि आईरेक्स नॉर्म्स, इनकम रिकॉग्निशन, असेट क्लासिफिकेशन, तो आईरेक्स नॉर्म्स तो सेम है, ठीक है। तो लोन, हायर परचेज और लीज, इनकी असेट क्लासिफिकेशन सेम है, मतलब कि कौन सी असेट क्या होनी चाहिए वो सब सेम है। जैसे कि अपन ने पढ़ा है स्टैंडर्ड असेट, और फिर एनपीए पढ़ा है, तो उसमें सब स्टैंडर्ड आता है, डाउटफुल आता है, लॉस आता है, सीधा ऐसे ही पढ़ा है अपन ने, तो वो सब ना सेम है, वो सब चीज़ें ना लोन हायर परचेज इसमें सेम है। बट ना डिफरेंस क्या है, फिर डिफरेंस ये है कि इसको, ठीक है, इसको ऐसा कर दिया इन्होंने कि नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट का अलग टाइम बताया और सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट का अलग टाइम बताया। मतलब कि पहले अपन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं, फिर अपन नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। असेट में दे रहा हूँ लीज पे या हायर परचेस पे या अदर देन लीज पे हायर परचेस पे, कोई भी कारण हो, लीज पे हायर परचेस पे, अदर देन लीज और हायर परचेस, मतलब ऐसे लोन वोन दे रहा हूँ, कोई सी एसेट है, एसेट मतलब वो फिजिकल टेंजिबल एसेट नहीं, लोन्स एंड एडवांसेस भी इधर कवर है। तो अगर असेट गिवन ऑन लीज और हायर परचेस है, फिर तो असेट तो टेंजिबल ही होगी ना, पर असेट अदर देन लीज और हायर परचेस पे लोन्स एंड एडवांसेस आ जाएंगे। अगर ओवरड्यू हुआ हमारा मोर देन इक्वल टू 3 मंथ, ये बैंकिंग में यही 90 डेज होता है, ओवरड्यू मोर देन इक्वल टू 3 मंथ हो गया ना, तो आपका एनपीए हो जाएगा। ये एनपीए पढ़ रहे हैं अपन, एनपीए ये 3 महीने का है, ये 31/8 के बाद से एप्लीकेबल है, अब तो 20 आ गया, तो ये तो है मोर देन इक्वल टू 3 मंथ। यही नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट होगा ना, तो ये 3 महीने 12 महीने है। आ जाओ, ये एनपीए हो गया। दूसरा सब स्टैंडर्ड एसेट, क्योंकि एनपीए हो गया, उसके बाद सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस, सब स्टैंडर्ड एसेट है। तो ये तीनों एसेट, ये लोन है, हायर परचेस और लीज एसेट जो भी है, ये एनपीए हुआ, बच्चा एनपीए है। बच्चा एनपीए इन द सेंस कि 12 महीने नहीं हुए हैं, 12 महीने तक वो सब स्टैंडर्ड एसेट है। यही नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट में 18 महीने। कैसे याद कर सकते हैं? अब हम पहले हम ऐसा कर लेते हैं कि अब समझो थोड़ा सा, क्या करा अपन ने कि ओवरड्यू हमने 3 महीने माना, नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट में हमने 12 महीने माना, पर अदर देन लीज में, मतलब कि अगर वो लोन वाला सेक्टर आ जाता है ना, तो इधर जो है नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट में 6% 6 महीने है, तो 3 महीने तो यू है हमारा
पर अगर नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट आ गया तो 6 महीने है लोन्स के लिए और हायर परचेज और लीज के लिए है 12 महीने। इधर सब स्टैंडर्ड में 12 महीने हैं हमारे और नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट के लिए 18 महीने हैं। तो एनपीए बच्चे एनपीए है 12 महीने ही हुए हैं, वो इधर 18 महीने हैं। और फिर डाउटफुल है अगर 12 महीने से ज़्यादा हो गया, अगर सब स्टैंडर्ड असेट, ठीक है सिंपल से बात है, सब स्टैंडर्ड असेट 12 महीने से ज़्यादा है या अपन बोल सकते हैं 18 महीने या उससे ज़्यादा है नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट में, तो ये डाउटफुल है। तो मैं आपको एक बार वापस बोलता हूँ कि जो नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट को छोड़ के यूँ देखा जाए तो ओवरड्यू 3 महीने या उससे ज़्यादा हो, ठीक है, तो एनपीए हो जाता है। फिर एनपीए अगर 12 महीने तक है तो सब स्टैंडर्ड है, तक है 12 महीने से ज़्यादा है तो ऐसे केस में वो डाउटफुल हो जाता है। ये हो गया 3 महीने 12 महीने। यही आती बात नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट की। तो सबसे पहले एनपीए की बात करें तो लीज और हायर परचेस में तो 12 महीने तक जा रहा है वो, ठीक है, मोर देन इक्वल टू 12 मंथ। ओवरड्यू होता है तो उसमें है, पर अदर देन लीज में 6 महीने हैं, 12 महीने की जगह 18 महीने हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में हमको याद रखना पड़ेगा कि नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट में 18 महीने हैं और फिर मोर देन 18 महीने तक जाता है। तो ये हमको समझना पड़ेगा, ये 12 महीने उधर जाके 18 महीने हैं और ये 12 महीने से ज़्यादा हुआ और उधर 18 महीने से ज़्यादा हुआ, तो ऐसे केस में डाउटफुल की कैटेगरी में चले जाएगा, सिर्फ ऐसा ही है, ठीक है। तो ये आईरेक्स नॉर्म्स तो सेम है कुछ हद तक। देखो असेट और हायर परचेस का देखा जाए तो आईरेक्स नॉर्म सेम है, बस जो डिफरेंस है ये नॉन सिस्टमिकली और सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट में है। तो चार्ट अगर हम देखें तो अभी सिर्फ अगर नॉर्मल चार्ट देखें तो मोर देन इक्वल टू 31/3/18 या उसके बाद से क्या हो रहा है कि लोन, हायर परचेस और लीज असेट जो भी है, अगर एनपीए है तो ओवरड्यू 3 महीने तक, मोर देन इक्वल टू 3 मंथ, तो 3 महीने या उससे ज़्यादा हो गए हैं तो बाकायदा एनपीए हो जाएगा। तो अभी मैं नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ। अगर सब स्टैंडर्ड है तो एनपीए बच्चे एनपीए है 12 महीने तक है, डाउटफुल में सब स्टैंडर्ड नॉट एक्सीड 12 मंथ, ये नॉट एक्सीड नहीं आना चाहिए, सब स्टैंडर्ड एक्सीड 12 मंथ है, ठीक है। ओके, ठीक है, ये हो गया हमारा क्लियर। अब फर्दर पॉइंट्स है, कुछ इनकम बुकिंग पे फर्दर पॉइंट्स है। क्या है कि वन टाइम एडजस्टमेंट इन रीपेमेंट शेड्यूल नॉट अमाउंट टू रीस्ट्रक्चरिंग। तो अगर आपने वन टाइम एडजस्टमेंट करा इन रीपेमेंट शेड्यूल में अगर वन टाइम एडजस्टमेंट करा है तो उसको रीस्ट्रक्चरिंग नहीं मानेंगे। तो वन टाइम एडजस्टमेंट इन रीपेमेंट शेड्यूल, ठीक है, तो उसको रीस्ट्रक्चर नहीं मानेंगे, ठीक है। तो आपका कोई ठीक है, आपको रीपेमेंट था कि यार आपको ऐसे ऐसे रीपेमेंट करना है, वन टाइम अगर हो रहा है तो उसको रीस्ट्रक्चर नहीं मानना। अब डिविडेंड की बात करें तो जनरली हम कैश बेसिस पे डिविडेंड को बुक करते हैं, पर अगर इन्फॉर्मेशन दे के रखी है कि डिविडेंड में जैसे कि एजीएम में डिक्लेयर हो गया है और राइट टू रिसीव भी स्टैब्लिश हो गया है, तो ऐसे केस में आप एक्रूअल बेसिस पे उसको बुक करोगे, ठीक है। बॉन्ड, डिबेंचर और गवर्नमेंट सिक्योरिटी की इनकम भी आपको एक्रूअल बेसिस पे ही करनी है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो हमको तो पैसा मिल जाएगा, कैश बेसिस पे करो ना, आपको एक्रूअल बेसिस पे करना है। डिविडेंड में तो इनफैक्ट आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्या डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है क्या, और क्या राइट टू रिसीव स्टैब्लिश हुआ है क्या। और इनकम फ्रॉम सिक्योरिटी, ये कंपनी और पीएसयू की जो सिक्योरिटी है, जहाँ पे जो होता है पेमेंट, आपने सिक्योरिटी परचेस करके रखी है और जो जैसे कि आप वो जो पेमेंट है उसकी गारंटी देके रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, वो भी एक्रूअल बेसिस पे होगा। फिर फर्दर पॉइंट में आती है बात मेंटेनेंस ऑफ रिजर्व फंड की। ये तो फर्दर पॉइंट्स हमने इसके देखे। अब रिजर्व फंड के मेंटेनेंस की मैं बात करूँ, अभी अपन ने लॉ में भी पढ़ा है कि बैंकिंग कंपनी का 25% ऑफ एनओएफ रिजर्व फंड में जाता है, ठीक है। 25% की लिमिट है कि वो रिजर्व फंड में डालती है, और एनबीएफसी 20% ऑफ एनओएफ रिजर्व फंड में डालती है, ठीक है। और 25% से ऊपर डाल सकते हैं अगर परमिशन है तो, ठीक है, पर मिनिमम 25% तो डालने का ही है। रिजर्व में 25% डालने का, और 25% रिजर्व में 25% डालने का, ये मिनिमम है, ठीक है। और अगर इससे कम करना हो तो बाकायदा आपको परमिशन देगी सेंट्रल गवर्नमेंट कि यार ठीक है, तुम्हारे पास पहले से ही बहुत पैसा है तो तुमको और कौन सा रिजर्व बनाने की जरूरत है। रिजर्व तो एक तरीके से बचत, रिजर्व एक तरीके से हमारा भैया एक लेकर रखना, एक अमाउंट, एक सेविंग लेकर रखना कि इतना तुम इधर डाल के रखो। तो 25% मिनिमम है, एनबीएफसी में 20% मिनिमम है, और लेस देन है तो बोल के रखेंगे। ये हमारा हो गया फर्दर पॉइंट। ये फर्दर पॉइंट को इधर मैंने लिखा नहीं था। तो अभी अपना जो है बात करें हम टाइमलाइन की, तो ओवरड्यू अभी हमने पढ़ा कि लेस देन 3 मंथ है, कोई दिक्कत नहीं, पर 3 मंथ या उससे ज़्यादा हुआ, 3 महीने या उससे ज़्यादा, ये हुआ 3 महीने, ये डॉट का ना 3 महीने या उससे ज़्यादा, 3 महीने या उससे ज़्यादा, तो ये डॉट है वो 3 महीने को शो करता है या उससे ज़्यादा, तो एनपीए बिगिंस हो जाएगा, चलता रहेगा। फिर
ठीक है 12 महीने तक। फिर अब इधर 3 महीने ऐसे ऐसे डॉट नहीं लगा हुआ, इधर ऐसे ऐसे डॉट नहीं लगा हुआ है, इधर तो डॉट लगा हुआ था, ठीक है, इधर नहीं लगा हुआ है। तो मतलब कि ऐसे केस में हमको याद रखना पड़ेगा कि 12 महीने से ज़्यादा होता है एनपीए तो डाउटफुल हो जाता है, ठीक है। तो 12 महीने से ज़्यादा होता है तो डाउटफुल हो जाता है, ठीक है। तो 12 महीने से ज़्यादा हुआ तो बाकायदा इसको डाउटफुल बोल दिया जाता है, ओके। अब प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट, अब प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट में ध्यान रखना, प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट ध्यान रखना, लोन्स एंड एडवांसेस का प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट अलग है और हायर परचेस का प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट अलग है, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लोन्स एंड एडवांसेस में भी देखो सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट और नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट है, पर सिर्फ सिस्टमिकली नॉन सिस्टमिकली सिर्फ सब स्टैंडर्ड में है। जैसे कि अगर हम स्टार्टिंग से चले, सॉरी स्टैंडर्ड में स्टार्टिंग से चले तो स्टैंडर्ड में अपन ने पढ़ा था कि एनपीए अगर 12 महीने तक है, ठीक है, और 18 महीने तक है तो ये स्टैंडर्ड है, क्योंकि तक है ये स्टैंडर्ड है, अपन ने ये बोला था, ठीक है। सॉरी ये अपन ने बोला था ये सब स्टैंडर्ड है, ठीक है, फिर डाउटफुल होता है, फिर लॉस होता है। तो 12 महीने तक है, सब स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड की बात करें तो 0.40 और 0.25% ये है, ठीक है। तो इधर भी 0.40 है, भले वो स्टैंडर्ड एसेट है बट फिर भी लग रहा है कि यार कभी कुछ ना कुछ तो हो जाए, तो 0.40 हमने रखा, मिनिमम, बहुत ही मिनिमल रखा। नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट में तो और 0.25%, सिर्फ ये चेंज है। बाकी सब स्टैंडर्ड है तो 10% है, डाउटफुल है तो डाउटफुल में अनसिक्योर्ड तो पूरा 100 है, पर अगर सिक्योर्ड है और डाउटफुल अप टू 1 ईयर है तो 20%, मोर देन 1 ईयर टू 3 ईयर है, ठीक है, और मोर देन 3 ईयर है तो ऐसा। तो अप टू 1 ईयर 1 साल तक, 1 साल से ज़्यादा 3 साल तक, 3 साल से ज़्यादा तो 20, 30, 50%, 1 साल तक 20%, 1 साल से ज़्यादा है 3 साल तक है तो 30% और 3 साल से ज़्यादा है तो 50%, और लॉस एसेट आता है हमारा 100%। अब डाउटफुल एसेट की अगर हम बात करें तो डाउटफुल एसेट में सब स्टैंडर्ड जो है अगर 12 महीने से ज़्यादा है, 12 महीने तक है तो सब स्टैंडर्ड 12 महीने तक होते हैं ना, 12 महीने से ज़्यादा है तो वो डाउटफुल हो जाते हैं, और यही 18 महीने से ज़्यादा है तो डाउटफुल हो जाता है, ठीक है। तो यही 18 महीने से ज़्यादा होता है, ये 18 महीने या उससे ज़्यादा नहीं, ये 18 महीने से ज़्यादा होता है। तो इसके पहले अगर कभी 18 महीने या उससे ज़्यादा है तो नहीं, 18 महीने से ज़्यादा होता है। तो फिर लॉस एसेट है हमारा 100%, ठीक है। तो ये सब था, तो ये हमने जो बात करी है। अब क्या बोला है, प्रोविजन टुवर्ड स्टैंडर्ड एसेट शो एज। अब जो स्टैंडर्ड एसेट का जो प्रोविजन है ना, उसको शो भी कर सकते हैं एज ए कंटिजेंट प्रोविजन अगेंस्ट स्टैंडर्ड एसेट। इसको हम शो कर सकते हैं एज अ कंटिजेंट प्रोविजन अगेंस्ट स्टैंडर्ड एसेट, ठीक है, हम ऐसे शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ओके। ये प्रोविजन वाली बात हो गई। अब आई हायर परचेस की बात, ये इंपॉर्टेंट है यार, ये हायर परचेस की बात ना, ये इंपॉर्टेंट है समझना, इस पर आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारा प्रोविजन रिक्वायरमेंट आ गया। प्रोविजन रिक्वायरमेंट के बाद हम जो है हायर परचेस और अदर देन हायर परचेस है, फिर कुछ छोटे छोटे पॉइंट है। इनफैक्ट ये, अच्छा ये लास्ट पेज है, ओके। तो अब ये लास्ट पेज है, अब ये इंडेक्स हमारा खत्म हो गया, ठीक है ना, जिसमें इंट्रोडक्शन, एनबीएफसी बैंक, ओन फंड, नेट ओन फंड, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हमने समझा, प्रूडेंशियल नॉर्म्स एंड रेगुलेशन समझे, CRAR, टायर 1, टायर 2 ये समझा, असेट क्लासिफिकेशन हमने समझे, ठीक है। असेट क्लासिफिकेशन में हमने जो है वो स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस, ये सब हमने करा, और प्रोविजनल रिक्वायरमेंट हमने देख ली। अब प्रोविजनल रिक्वायरमेंट का लास्ट पेज है, इंपॉर्टेंट पेज है, इस पे ही अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद हम जो है क्वेश्चन करेंगे, राइट। तो सबसे पहले प्रोविजनल रिक्वायरमेंट हायर परचेस पे क्या है कि यार अभी तो अपन ने देखा क्या, देखो 0.40 है, पहले मैं सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट क्यों बता रहे, 0.40 है, 20, 30, 50 है, 100 है, ठीक है। तो 20, 30, 50 और 100 है, ठीक है, 10, 20, 30, 50 है, ठीक है। 0.40 का 10, फिर 20, 30, 50 और 100, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वो 0.25 है और 10, 20, 30, 50 और 100 है। अब इधर क्या है, प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट, ये ओवर ड्यू अप टू 3 मंथ होता है तो अपन क्या करते हैं, ओवर ड्यू अप टू 3 मंथ होता है तो अपन तो एनपीए मान लेते हैं, 3 महीने से ज़्यादा, 3 महीने तक है तो कुछ नहीं, मोर देन 3 मंथ है तो एनपीए। तो वो हमारा क्या है, वो असेट क्लासिफिकेशन है। इधर क्या बोले, प्रोविजनिंग नॉर्म्स अलग है पूरे। तो मतलब ओवर ड्यू अप टू 12 मंथ, प्रोविजनिंग नॉर्म्स, प्रोविजन तो तभी बनेगा जब ओवर ड्यू अप टू 12 मंथ है तो कोई प्रोविजन नहीं है, ठीक है। पर अगर सिक्योर्ड मोर देन 12 मंथ और अप टू 20 है तो नेट बुक वैल्यू का 10%, मोर देन 12 मंथ और अप टू 24 है तो प्रोविजनिंग में ना ये नहीं देखना अपने को 3 महीने, प्रोविजनिंग में अपने को 12 महीने देखने के, क्लासिफिकेशन में अपने को 3 महीने देखने का, प्रोविजनिंग में 12 महीने देखने के। तो मैं इधर ये नहीं बोलूंगा प्रोविजनिंग में एनपीए, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, ऐसा कुछ भी नहीं बोलूंगा, मैं तो सिर्फ टाइम बताऊंगा आपको, ये टाइम है, ये टाइम है, इस टाइम पे ये प्रोविजन है। मैं जब लोन्स एंड एडवांसेस बता रहा था आपको तो उसमें ऐसा टाइम वाइम नहीं बताया, क्योंकि अब मेरे को पता है कि ना इसमें मतलब कि पता है ना कि जो असेट क्लासिफिकेशन है और जो प्रोविजनिंग है उसके टाइम लिमिट सेम है।
तो कल को मैंने बोला कि ये है हमारा सब स्टैंडर्ड एसेट, तो दोनों में सेम है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जब हमने असेट क्लासिफिकेशन में सब स्टैंडर्ड पढ़ा, असेट क्लासिफिकेशन में हमने स्टैंडर्ड पढ़ा, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम तो हमारा कैलकुलेट कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस वैसे ही चल रहा है। पर जब बात होती है हायर परचेस की, तो उसमें ऐसा नहीं बोल सकता कि यार एनपीए सब स्टैंडर्ड है तो इतना % है, क्योंकि मैं सब स्टैंडर्ड बोल दूंगा तो तुम क्या बोलोगे कि ये तो असेट क्लासिफिकेशन है और हायर परचेस में तो हमने 3 महीने ही पढ़ा हुआ है। पर नहीं, इधर नहीं बोलने का ऐसा, क्योंकि इधर ऐसा होता ही नहीं है। इधर टाइम लिमिट मेरे को बोलनी पड़ेगी कि ओवरड्यू मोर अप टू 12 मंथ है तो कोई दिक्कत नहीं, 12 महीने से ज़्यादा है और 24 मंथ तक है 10%, 24 महीने से ज़्यादा है 36 मंथ तक है तो 40%, 36 मंथ से ज़्यादा है और 48 मंथ तक है तो 70%। और ये भी सिक्योर्ड वाला पोर्शन, जैसे कि मैंने परचेस करा, कोई सा असेट मैंने परचेस करी और मैंने तुमको लीज पे दी, तो मेरे पास सिक्योरिटी में असेट है, कल को मैं ले सकता हूँ, ठीक है। तो ये नेट बुक वैल्यू का मतलब कि जो सिक्योर्ड है ना, ये एसेट सिक्योर, ये नेट बुक वैल्यू तो हमारी सिक्योरिटी है। नेट बुक वैल्यू क्या मेरी सिक्योरिटी तो है। तो ये जो अगर सिक्योर्ड है तो उसका 10%, 40%, 70% का मैं प्रोविजन बना लूँगा। पर अगर नहीं है तो ऐसे केस में जो अनसिक्योर्ड है उसका तो मैं उसी वक्त ऑल टाइम 100% ही बनेगा उसका। ये प्रोविजनल रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये हमने समझा कि ओवरड्यू हमारा, ठीक है, तो ओवरड्यू हमारा अप टू 12 मंथ, 12 महीने से 24 महीने, 24 महीने से ज़्यादा 36 महीने और 36 महीने से ज़्यादा 10, 40, 70 और 100% है। ये नेट बुक वैल्यू है। ओके, तो ये हमारा हो गया, ठीक है, ये हमारा प्रोविजन रिक्वायरमेंट हो गया। अब इंस्टॉलमेंट ड्यू, 3 चीज़ें हमको समझनी पड़ेगी हायर परचेज में। एटलीस्ट हमने आईपीसीसी में पढ़ा है, बट हायर परचेज में हमको 3 चीज़ समझनी है। इंस्टॉलमेंट ड्यू क्या होता है, इंस्टॉलमेंट ड्यू बट नॉट पेड भी होती है, और इंस्टॉलमेंट नॉट पेड। इंस्टॉलमेंट ड्यू बट नॉट पेड और इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू, ऐसा लिखना था। ये 3 चीज़ें हमको समझनी पड़ेगी, हायर परचेस में आती है, ठीक है। और 2 प्रोविजन बनते हैं हायर परचेस में। ये जो प्रोविजन की बात करें ना, ये एडिशनल प्रोविजन है। तो ये एक जनरल प्रोविजन, ये एडिशनल प्रोविजन है, मतलब बोल सकते हैं स्पेसिफिक प्रोविजन है। एक एडिशनल प्रोविजन, जनरल प्रोविजन क्या है वो भी अपन इसकी बात करेंगे। फिर डेप्रिसिएशन एज पर एसएलएम, डेप्रिसिएशन तो एसएलएम के बेसिस पे ही होगा। इधर हायर परचेस में जो भी डेप्रिसिएशन होगा, अभी हम समझेंगे कैश प्राइस में से। अपन कैश प्राइस मतलब कि अभी मैंने अभी परचेस करा तो कितना कब मेरे को पड़ेगा असेट, वो मेरा कैश प्राइस होता है। तो वो कैश प्राइस होता है, उस पर डेप्रिसिएशन एसएलएम बेसिस पे होता है। अब हम जो है नेट बुक वैल्यू कैसे निकालें। अभी अब आपने बात तो कर ली कि नेट बुक वैल्यू का 10%, 40%, 70%, 100% करना है, ठीक है। 12 महीने से ज़्यादा 24 महीने पे है 40, 10% है। 12 महीने तक तो कुछ भी नहीं, 12 महीने से ज़्यादा 24 महीने तक 10, 24 महीने से ज़्यादा 36 महीने तक 40 और 36 महीने से ज़्यादा और 48 महीने तक ये है 100% या 70%, ठीक है। अब जो है नेट बुक वैल्यू कैसे निकलेगी, नेट बुक वैल्यू ऐसे निकलेगी, इंस्टॉलमेंट ड्यू बट नॉट पेड। जो इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई पर पे नहीं हुई वो ले लो, और इंस्टॉलमेंट जो ड्यू ही नहीं हुई है वो ले लो। पर जो ड्यू हो गई है तो उसका पेमेंट कर दिया होगा ना। या तो मैं ऐसा बोल दूं, मैं इंस्टॉलमेंट ड्यू एंड पेड, वापस मैंने अमेंड कर दिया, ड्यू एंड पेड, ड्यू एंड नॉट पेड और नॉट ड्यू, ठीक है। तो जो है नेट बुक वैल्यू वो ड्यू एंड नॉट पेड लिया, और इंस्टॉलमेंट जो है अभी जो ड्यू ही नहीं हुई है उसको लो, और अन फाइनेंस चार्जेस जो है इंटरेस्ट जो ड्यू नहीं हुआ है। क्या बोला मैंने, इंटरेस्ट जो ड्यू नहीं हुआ है, मतलब कि जो इंटरेस्ट ड्यू हो गया है और जो पे नहीं हुआ है वो माइनस होगा क्या, नहीं, वो माइनस नहीं होगा। वो इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है, इनकम में बुक कर चुका हूँ, वो माइनस नहीं होगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल में तो आप इंस्टॉलमेंट में तो लोगे आप इंस्टॉलमेंट में लेंगे, ड्यू बट नॉट पेड और इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू लेंगे, ड्यू बट नॉट पेड हम इंस्टॉलमेंट में लेंगे। पर जो इंटरेस्ट है ना वो नॉट ड्यू वाला माइनस होगा, ड्यू बट नॉट पेड वाला इंटरेस्ट माइनस नहीं होगा, ठीक है। और ठीक है, ये हो गया सर, ये हम लेंगे, ठीक है। और लेस करेंगे उसमें से प्रोविजन, जो हमने प्रोविजन बनाया है वो नेट बुक वैल्यू। अब ये प्रोविजन कौन सा, ये प्रोविजन हमारा जो है, ये प्रोविजन हमारा जनरल प्रोविजन, ये जनरल प्रोविजन माइनस करेंगे, हमारा नेट बुक वैल्यू आएगा। उस नेट बुक वैल्यू पे हम स्पेसिफिक प्रोविजन कैलकुलेट करेंगे, ऐसा। तो हमको दोनों इन्फॉर्मेशन देख रखेंगे। चलो 8वां पॉइंट तो बहुत छोटा सा, पता नहीं क्या ही है ये, मतलब कि इन द सेंस कि लगा तो मैंने बना दिया कि लोन लीज और हायर परचेज में सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट और नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट है, ये असेट क्लासिफिकेशन होता है। असेट क्लासिफिकेशन में हमने यही पढ़ा था कि भैया हमको ये नहीं पता था कि हायर परचेज अलग है और ये अलग है ना, सब सेम था। सिस्टमिकली और नॉन सिस्टमिकली में अलग अलग था, ऐसा अलग अलग था कि उधर 3 महीने थे तो लोन एंड एडवांसेस में उधर 6 महीने हो गए, 12 महीने हो गए, ठीक है, ऐसा था। और असेट क्लासिफिकेशन की बात है, लोन एंड हायर परचेस, अब इधर प्रोविजनिंग की बात करें तो लोन अलग हो गया, हायर परचेस अलग हो गया,
चलो, बाकी हमने एक छोटी सी बात करी थी कि इन्वेस्टमेंट अगर ग्रुप में करना हो तो 10% ऑफ नेटवर्थ तक करूंगा, इससे ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा करूंगा तो माइनस हो जाता है। अभी अपन ने क्वेश्चन कर लिया था इसका। तो फिर जस्ट लाइक CRR और SLR देयर इज अ लिक्विड एसेट रिक्वायरमेंट टू सिलेक्टेड NBFC। सिलेक्टेड NBFC में लिक्विड एसेट रिक्वायरमेंट रहती है। लिक्विड एसेट रिक्वायरमेंट में क्या होता है कि 15% पब्लिक डिपॉजिट तो आपको लिक्विड एसेट में करना पड़ता है, 10% अप्रूव्ड सिक्योरिटी बोल के रखेंगे, 5% अनइंकम्बर्ड सिक्योरिटी। पब्लिक डिपॉजिट कब का लेंगे? पब्लिक डिपॉजिट लेंगे सेकंड प्रीसीडिंग क्वार्टर का। मेरा प्रीसीडिंग क्वार्टर, उसका प्रीसीडिंग क्वार्टर का लास्ट वर्किंग डे, सेकंड प्रीसीडिंग क्वार्टर का लास्ट वर्किंग डे, ठीक है, उसका पब्लिक डिपॉजिट लेंगे और उस पर जो है हम 15% कैलकुलेट करेंगे, जिसमें से जो है 10% अप्रूव्ड सिक्योरिटी में है और 5% जो है हमारा अनइनकम्बर्ड सिक्योरिटीज़ में। तो इस तरीके से जो है हमने पढ़ा है इसको, और ये हमने 20 मिनट वो लगे हैं, हमने प्रोविजन सारा कर लिया। फटाफट इसके क्वेश्चन हम देखते हैं। हायर परचेज के क्वेश्चन में थोड़ा सा हम सिस्टमैटिकली उसको समझेंगे। सो करते स्टार्ट, राइट। और इधर इलस्ट्रेशन नंबर 1 हमने कर लिया था। अब इलस्ट्रेशन इधर भी हमने जो है, अब इधर हमको जो है, पहले क्या होता था कि बाकायदा क्वेश्चन एक स्क्रीन पे रहता था, सॉल्यूशन रहता था, तो उससे पर वो क्या है कि इधर हमें नोट्स को ज़्यादा रेफर करना है, नोट्स को रेफर करना है, ताकि वो नोट्स हमको बार बार, ठीक है, हमारे दिमाग में बैठ जाए। वो नोट्स अच्छे नोट्स है, वो इसमें सब कुछ कवर है, ठीक है। सो बढ़ते क्वेश्चन पे, तो क्या बोल रहे हैं कि ब्राइट फाइनेंस लिमिटेड इज एन NBFC। तो ब्राइट फाइनेंस लिमिटेड हमारी भाई NBFC है, और इट प्रोवाइड विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द आउटस्टैंडिंग अमाउंट 200 लाख ऑफ विच इंस्टॉलमेंट आर ओवर ड्यू ओवर 200 अकाउंट, ठीक है। तो 200 लाख ऑफ विच इंस्टॉलमेंट, तो 200 लाख ऑफ विच इंस्टॉलमेंट आर ओवर ड्यू ऑन 200 अकाउंट। तो 200 लाख ऑन विच इंस्टॉलमेंट आर ओवर ड्यू ऑन 200 अकाउंट, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू ऑफ 200 अकाउंट फॉर लास्ट 2 मंथ, ठीक है। तो 200 लाख ऑफ विच, एक मिनट, इट प्रोवाइड यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग आउटस्टैंडिंग अमाउंट 200 लाख ऑफ विच इंस्टॉलमेंट आर ओवर ड्यू ऑन 200 अकाउंट फॉर लास्ट 2 मंथ, ठीक है। तो 2 महीने से इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू है और अमाउंट ओवर ड्यू है 40 लाख, ठीक है। ऑन 24 अकाउंट 3 महीने से ओवर ड्यू है, ठीक है। तो इधर ओवर ड्यू ऑन 200 अकाउंट फॉर लास्ट 2 मंथ, अमाउंट ओवर ड्यू 40 लाख है। 3 महीने का है, तो जो है हमारा 3 महीने का है, तो वो कितना है हमारा 24 लाख। और 24 अकाउंट है, 10 अकाउंट है फॉर मोर देन 30 मंथ, और इधर 3 महीने से ज़्यादा है, और अमाउंट ओवर ड्यू है 20 लाख, ठीक है। और 4 अकाउंट है, तो 4 अकाउंट है फॉर मोर देन 3 ईयर, वो तो 3 साल से ज़्यादा है ओवर ड्यू, और अमाउंट ओवर ड्यू 20 लाख ऑलरेडी आइडेंटिफाइड एज सबस्टैंडर्ड एसेट। एक अकाउंट है ऑफ 10 लाख विच हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज अ नॉन रिकवरेबल बाय द मैनेजमेंट। आउट ऑफ 10 अकाउंट ओवर ड्यू फॉर मोर देन 30 मंथ, तो जो मोर देन 30 मंथ थे, तो आउट ऑफ 10 6 जो है वो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड एज सब स्टैंडर्ड एसेट, और जो 6 लाख के हैं फॉर मोर देन 14 मंथ, तो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड सब स्टैंडर्ड एसेट अमाउंटिंग 6 लाख फॉर मोर देन 14 मंथ, एंड अदर्स आर आइडेंटिफाइड एज सब स्टैंडर्ड एसेट फॉर लेस देन 14 मंथ। तो जो 4 है, तो 6 जो है जिसका अमाउंट 6 लाख है, और 4 है तो उनका अमाउंट कितना होगा, 4 है उनका अमाउंट होगा 14 लाख। तो वो जो है वो पीरियड उनका मोर देन 14 मंथ है, और इधर जो है मोर देन, इसमें जो है मोर देन 14 मंथ है और लेस देन 14 मंथ है, ओके। तो रिमेनिंग का लेस देन 14 मंथ है, और ये मोर देन इक्वल टू 14 मंथ है। अब सी समझना पड़ेगा, अब ये क्वेश्चन अच्छा खासा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। सबसे पहले भैया क्या करना है, पहले क्लासीफाइड एसेट, एसेट क्लासिफिकेशन पे चलना है। चलो नोट्स में एसेट क्लासिफिकेशन पे पहुंचो, गाड़ी अपनी वहाँ पे पहुंचाओ एसेट क्लासिफिकेशन पे। नोट्स कितने भी पढ़ लो, आपको क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा, और नोट्स के साथ उसको लिंक करना पड़ेगा। लिंक नहीं करोगे तो लिटरली ब्लिंक हो जाएगा। चलो, क्लासीफाई करना है एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द लाइन ऑफ NBFC, सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट, नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी एंड डिपॉजिट टेकिंग कंपनी। तो ठीक है, एक ही है, सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट, नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी और डिपॉजिट टेकिंग कंपनी। तो ऐसा कोई फर्क तो है नहीं, दोनों में सेम है। नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट होता तो दिमाग लगाना पड़ता। और ये कब का निकालना है, ये 17 का निकालना है, ठीक है, 31/3/17। तो एज ऑन 31/3/17 का हमको निकालने का है, ठीक है। चलो
अब क्या करें, 31/3/17 का निकालने का है। अब इसमें हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में देखा जाए तो जो है 31/3/17 है, और अभी हमने जो सारी लिमिट है वो 31/3/18 उसके बाद की है। ठीक है, तो हमको कंसेप्ट समझना है, मंथ पे दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले अब सब स्टैंडर्ड एसेट, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस, हमने क्या पढ़ा था 31/3/18 या उसके बाद से। सबसे पहले तो एनपीए कब होता है, जब ओवर ड्यू है मोर देन इक्वल टू 3 मंथ है। और इधर हायर परचेस की बात नहीं कर रहे हैं, वो जो भी हायर परचेस हो जो भी हो यार, 3 महीने ही था। ठीक है, तो जो है हमारा 3 महीने ही था उसमें, और हमें तो सिर्फ एसेट क्लासिफिकेशन करना है। अब इधर बोल रहे हैं अकाउंट्स का बैलेंसिंग फिगर 86 है। ये 86 कहाँ से उठाया? इधर ये 86 कैसे आया? 86 देखो समझना पड़ेगा, अकाउंट्स का बैलेंसिंग फिगर 86 कैसे आया। इसमें आपको ना पेपर पे लेके बैठना पड़ेगा और उसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो क्या है कि 200 लाख था आपके पास, इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू है, कितने भी अकाउंट पे ओवर ड्यू हो जो भी हो, आपको दे के रखा है कि 40 लाख का ओवर ड्यू था। ठीक है, 40 लाख का ओवर ड्यू है, फिर 24 लाख का ओवर ड्यू है, तो 40 + 24। ठीक है, फिर आपका ओवर ड्यू है 20 लाख का, फिर आपने प्लस किया 20 लाख, फिर ओवर ड्यू है 20 लाख का और फिर प्लस किया हमने 20 लाख। फिर बोला है कि आउट ऑफ 10 अकाउंट ओवर ड्यू। ठीक है, ओके, 1 अकाउंट ऑफ 10 लाख, तो ये 10 लाख और आ गया। तो इस तरीके से हमने जो है 40 + 24 + 20 + 20 + 10 ऐसे करके 114 लाख का तो हमारा ओवर ड्यू है। ठीक है, अब ये आउट ऑफ 10 अकाउंट है। अब कल को बोल दोगे क्या ये 6 लाख क्यों नहीं लिया, ये कल को ये बोल दोगे कि यार ये ठीक है 6 लाख क्यों नहीं लिया बचा हुआ, तो ये आउट ऑफ 10 अकाउंट है ना, ये समझो, ये आउट ऑफ 10 अकाउंट है, और 10 अकाउंट का मैं पहले ही ले चुका हूँ। आउट ऑफ 10 अकाउंट जो ओवरड्यू है मोर देन 30 मंथ, तो ये जो है ना 10 अकाउंट मोर देन 30 मंथ, इसका जो 20 लाख ओवरड्यू है ये हम अपन ले चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा है इतना ओवरड्यू है, तो स्टैंडर्ड जो है हमारा वो बैलेंस है 86 हमारे पास रखा हुआ है। ठीक है, असेट क्लासिफिकेशन पे जाए तो अभी 200 अकाउंट ओवरड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ, तो स्टैंडर्ड लेकर चलेंगे। तो हमको क्या पहले स्टैंडर्ड निकालना है, तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड है वो तो स्टैंडर्ड है, बाकी कुछ 200 अकाउंट है जो 2 महीने ही हुए हैं उसको ओवरड्यू हुए, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो स्टैंडर्ड तो 3 महीने बाद तो एनपी होते हैं ना, 3 महीने उसके बाद, तो ओवरड्यू फॉर अ पीरियड बाय 3 मंथ, ये 3 मंथ 24 है। अब जो है ये तो नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि ये सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट है, तो नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट तो है नहीं, तो ये जो है ओवरड्यू बाय 3 मंथ, तो ये नहीं आना चाहिए। ये ओवरड्यू बाय 3 मंथ हो जाते हैं तो ये एनपी हो जाते हैं, ये नहीं आना था। ठीक है, फिर आती बात सब स्टैंडर्ड की, तो सब स्टैंडर्ड की तो 4 अकाउंट क्लासीफाई सब स्टैंडर्ड फॉर पीरियड लेस देन 14 मंथ। अब जो इसमें बोल रहे हैं क्लासीफाइड सब स्टैंडर्ड फॉर अ पीरियड लेस देन, ये ओवरड्यू है 14 मंथ से ओवरड्यू है, तो सिंपल सी बात है, हमको ये देखना था कि 3 महीने का तो ठीक है, 3 महीने तक तो हमारा स्टैंडर्ड रहता है, फिर जो सब स्टैंडर्ड रहता है वो 3 के बाद के नेक्स्ट 12 होते हैं, वो हम एनपीए से देखते हैं। ठीक है, और एनपीए हुए ज़्यादा 12 महीने नहीं हुए हैं, सब स्टैंडर्ड ऐसे देखते हैं, तो 3 महीने के बाद के 12 महीने मतलब 15 महीने देखते हैं। फिर अगर 15 महीने के ऊपर है तो ऐसे केस में जो है मोर देन 15 मंथ है। ठीक है, अगर ओवरड्यू से देखा जाए तो ऐसे केस में वो डाउटफुल एसेट होते हैं, और 3 साल से ज़्यादा हो तो फिर तो लॉस ही हो जाता है। तो सब स्टैंडर्ड अगर मोर देन 12 मंथ है, सब स्टैंडर्ड मोर देन 12 मंथ है और ओवरड्यू मोर देन 15 मंथ है, तो ऐसे केस में डाउटफुल चालू हो जाता है। सो इस तरीके से जो है हमने इसमें डाउटफुल आएगा, लॉस असेट आएगा, इस तरीके से जो है कैलकुलेट होगा। अब देखो लॉस असेट में अगर मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई करके रखा है लॉस असेट, तो फिर तो वो लॉस असेट ही हो गया। ठीक है, तो इधर 31/3/17 से चला है, हमको क्वेश्चन पे नहीं जाना, हमको तो देखना है कि स्टैंडर्ड असेट और सब स्टैंडर्ड असेट, डाउटफुल असेट और लॉस असेट करके हमको ये कैटेगराइज करना है। ठीक है, बात करें हम तो जो हमारा एनपी होता है, तो एनपी ओवरड्यू अगर 3 महीने का हो गया, ये 3 महीने का उससे ज़्यादा का हो गया तो हमारा एनपी होता है। ठीक है, और नॉन सिस्टमिकली अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा है। और ठीक है, तो ओवरड्यू 3 महीने या उससे ज़्यादा है तो ये एनपी हुआ। एनपी जैसे ही अट्रैक्ट हुआ, एनपी अगर 12 महीने तक है तो वो सब स्टैंडर्ड है, 12 महीने से ज़्यादा है तो वो जो हो जाता है हमारा, वो हो जाता है हमारा डाउटफुल एसेट। ठीक है, फिर डाउटफुल एसेट जैसे ही होता है तो हम उसको डाउटफुल एसेट 1 साल तक है, फिर हम उसको बोलते हैं 12 महीने तक है, समझ रहे हो ना। डाउटफुल एसेट में अपन क्या देखते हैं, डाउटफुल एसेट में अगर हम बात करें तो 1 साल तक है, कि 1 साल से ज़्यादा है, 3 साल तक है, 3 साल से ज़्यादा है, तो ऐसे केस में हम जो है उसका 20, 30, 50% का प्रोविजन करते हैं। उसके बाद लॉस एसेट का आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इतना
वर्दी नहीं था करने को, ठीक है। अब ये भी वाइल क्लोजिंग इट्स बुक ऑफ अकाउंट ऑन 31/3/17 एनबीएफसी ने क्लासीफाई करा। अब देखो ये भी 31/3/17 के हिसाब से चल रहा है। देखो अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगले क्वेश्चन में यही बोला है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन, वो प्रोविजन का अमाउंट हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब प्रोविजन का अमाउंट कैलकुलेट करना है और एनबीएफसी नॉन सिस्टमिकली अब क्या बोला है, ठीक है। तो इधर जो है हम क्लोजिंग कर रहे हैं बुक्स 31/3/17 को, और हमें जो है इधर क्या बोल के रखा है, एडवांसेस दे के रखा है, सब स्टैंडर्ड, ठीक है, ये दे के रखा है। अब कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन, हमको प्रोविजन कैलकुलेट करना है, ठीक है। इधर हायर परचेस की बात नहीं करके रखी, हमको प्रोविजन कैलकुलेट करना है, ठीक है। प्रोविजन की बात करें तो हम इधर प्रोविजन पे जाते हैं, ठीक है। प्रोविजन पे जाते हैं तो हमको दिखेगा कि सिस्टमिकली नॉन सिस्टमिकली में प्रोविजन में कोई अंतर नहीं है। असेट क्लासिफिकेशन में अच्छा खासा अंतर था, पर यू प्रोविजन में अंतर नहीं है, सिर्फ स्टैंडर्ड में है कि उधर 0.40 इधर 0.40 है, इधर 0.25 है, ऐसा प्रोविजन में अंतर है, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि एनबीएफसी नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट और एक हो गया सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट और सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इधर नॉन सिस्टम, तो एनबीएफसी नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट है और सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट है। नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट और सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट। अब देखो सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट हो या डिपॉजिट हो, उसका तो एक ही है, ये नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट पर अलग है। तो सी अभी हमको जो है ये तो करने का नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 31/17 का है, तो स्टडी मैट के दोनों क्वेश्चन काटो, हमें दूसरे क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, इसके अपडेटेड क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। अब पॉइंट ये आता है कि आपने ये दो क्वेश्चन तो काट दी, वैसे भी एनबीएफसी में इतने कम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम कहाँ से करें। ये क्वेश्चन के लिए बाकायदा एक शीट है मेरे पास, ठीक है, वो क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। ये दो क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। तो ये नेट ऑन फंड वाला क्वेश्चन ही करते हैं, उसके अलावा दो क्वेश्चन हम करते हैं। सो जो हम हैं जो नोट्स हम देखते हैं, हाँ, जो इसके अपडेटेड क्वेश्चन, ओके। तो हमारे पास आया ये क्वेश्चन, ठीक है। इसी क्वेश्चन से तो नोट्स बने, ठीक है ना, इसी नोट से तो मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है, ओके। सो अब इसके क्वेश्चन करते हैं। वाइल क्लोजिंग इट्स बुक्स एज ऑन 31/3/17, ठीक है। तो इधर भी 31/3/17 है, तो वाइल क्लोजिंग 31/3/17 एनबीएफसी हैज़ इट्स एडवांसेस क्लासिफाइड एज अंडर, इधर इनको 18 कर देने का था क्योंकि इन्होंने इधर अपडेट करा है। स्टैंडर्ड एसेट है, सब स्टैंडर्ड एसेट है, सिक्योर पोर्शन है अप टू 1 ईयर, 3 ईयर, मोर देन 3 ईयर, अनसिक्योर्ड पोर्शन है और लॉस एसेट है, ठीक है। अब कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन विच मस्ट बी मेड अगेंस्ट द एडवांसेस एज पर द एनबीएफसी नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट और सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट। अब नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट और सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट जो भी है, दोनों चीज़ें नॉन डिपॉजिट ही होगी, तो हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है उसका, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अमाउंट ऑफ प्रोविजन बनाना है, और प्रोविजन बनाना है तो ये हायर परचेज और लीज एसेट की तो बात ही नहीं कर रहा है, ये तो डायरेक्ट सब स्टैंडर्ड एसेट की बात कर रहा है। हायर परचेज लीज होता तो बता के रखते हैं, ठीक है। और वैसे भी प्रोविजनिंग में हायर परचेज में ऐसा नहीं बोलते, हायर परचेज में वो ओवरड्यू 12 महीने वैसा चलता है, तो लोन्स एंड एडवांसेस का चल रहा है और हमको प्रोविजनिंग की बातें करनी है, ठीक है। तो करते प्रोविजनिंग की बातें, ओके। सो सबसे पहले नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट की बात करें तो हमने ये पढ़ा था कि यार देखो स्टैंडर्ड एसेट में 0.25% है, बाकी जो है चलता रहेगा अपना। स्टैंडर्ड एसेट में 0.25% है, बाकी तो नॉर्मल है कि सब स्टैंडर्ड हो तो 10 है, डाउटफुल में 20, 30, 50 है, फिर अनसिक्योर्ड है तो 100 है, और लॉस एसेट में 100 है। देख लेते हैं, स्टैंडर्ड एसेट में है तो ये हमारा 0.40 है, अभी नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट है तो 0.25 हो जाएगा। पहले देखते हैं, अच्छा ये बोला है 0.25 हो जाएगा, तो 10,000 है तो 10,000 का 0.25% हो जाएगा, और 0.25% है 10,000 का 0.25%, 25 होगा प्रोविजनिंग अमाउंट, ठीक है। फिर आता है हमारा स्टैंडर्ड हो गया, सब स्टैंडर्ड आया तो उसका 10% है, 1,000 का 10% है, ओके 100 हो गया। सिक्योर्ड पोर्शन ऑफ द डाउटफुल डेट तो अप टू 1 ईयर है, 160 का 20%, 32, 1 to 3 का 70 साल का 70 का 30%, 21, मोर देन 3 20 का 20, 30, 50, 50%, ये 10 हो गया। अनसिक्योर पोर्शन का पूरा 90 का पूरा 100%, ये होगा 90, और लॉस एसेट ऐसे में 30 का 100%, ये 30 हो गया। तो इस तरीके से जो है हमने पूरा हमारा प्रोविजन कैलकुलेट किया, यह है 308, तो 308 है। तो आती है बात, अब हम कैलकुलेट करते हैं सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन में नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बोला था, नॉन डिपॉजिट, अब हम सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट पे जाते हैं। देखो सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट पे जाते हैं तो
नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट तो हर कोई नॉन सिस्टमिकली होता है, सिस्टमिकली तो तब हो जाता है जब 500 करोड़ या उससे ज़्यादा का हमारा नेट ऑन फंड है। अब सिंपल सी बात है, जब सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट की बात चल रही है तो इसमें तो प्रोविजनिंग के नॉर्म्स में बस वो 0.25 की जगह 0.40 है, तो बस यही है कि जो 1000 है उसमें 0.40 है, बाकी सब तो वैसा का वैसे ही कैलकुलेशन करना है, वो इस तरीके से आप प्रोविजन करोगे। पर ये ध्यान रखना है ये 0.25% है, 0.25 नहीं लेना है, हमको 0.25% यूज़ करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब क्वेश्चन 2 आता है। क्वेश्चन 2 आता है हमारा संवेदन का, पर संवेदन क्वेश्चन जो है हमारा ये हायर परचेस का क्वेश्चन है, ठीक है। हायर परचेस का क्वेश्चन है, ये हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 3 आता है। क्वेश्चन 3 आता है जब हमको नेट ऑन फंड निकालना है, कैलकुलेट नेट ऑन फंड, और नेट ऑन फंड हमने कैलकुलेट करना सीख लिया था, ठीक है। वो नेट ऑन फंड का जो स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन 1 है, यही उसका क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। या तो आप स्टडी मटेरियल फॉलो कर लो, या तो ये वाली जो नोट्स है मैं आपको ड्राइव में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी हायर परचेस का है, पर ये हायर परचेस का प्रोविजनिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो हायर परचेस का ये प्रोविजनिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक। तो अपन इसका प्रोविजनिंग वाला क्वेश्चन करते हैं। तो पीपल फाइनेंशियल लिमिटेड इज एनबीएफसी प्रोवाइड कर रहा है हायर परचेस सॉल्यूशन फॉर एक्वायरिंग कंज्यूमर ड्यूरेबल, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज एक्सपेक्टेड। तो पीपल फाइनेंसर है एनबीएफसी, वो पीपल फाइनेंशियल लिमिटेड इज एन एनबीएफसी प्रोवाइड करा है हायर परचेस सॉल्यूशन फॉर एक्वायरिंग कंज्यूमर ड्यूरेबल, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स बुक्स। तो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करी बुक से। सबसे पहले असेट्स फंडेड, एलसीडी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर सब परचेस करती है एनबीएफसी, सबका हायर परचेस पे देती है। इंटरेस्ट ओवर ड्यू बट नॉट रिकॉग्नाइज इन पीएनएल, ओवर ड्यू है, देखो प्रोविजनिंग है तो हायर परचेस में पूरा अलग है। क्या है प्रोविजनिंग में, हायर परचेस में सबसे पहले 12 महीने तक कोई प्रोविजन नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है। अप टू 12 ना, 12 से 24 आ जाओ, 12 से 24 10 40 70 इधर चलता है, 30 का गैप चलता है, 10 40 70 100, ठीक है। तो 10 40 70 तो 70 100 अप टू 424, तो ठीक है। हम आपने क्या किया, आपने क्या किया 10% करा इसका 2410, जबकि नेट बुक वैल्यू थी, नेट बुक वैल्यू का करोगे ना, नेट बुक वैल्यू का ही तो करेंगे हम, किसका करेंगे, तो नेट बुक वैल्यू का हमने करा 10%। 430 तो 24 से ज़्यादा 36 तक, 1280, 36 से ज़्यादा और 48 तक वो है, तो 1280 पे आपने क्या किया, 1280 पे 10 40 70, तो इनका 40% या गया 512, ठीक है। 2410 पे हमने 40% किया, 2410 पे हमने 40% किया, नहीं सॉरी 2410 पे तो हमने 10% किया, 10%। 1280 पे हमने किया 40%, 512, और 647 पे हमने किया 70%, ये 452.9। तो इस तरीके से जो है हमारा प्रोविजन बन गया 1205.9। तो ठीक है, तो ये हमारा हो गया सिक्योर्ड पोर्शन। और अनसिक्योर्ड होता है तो ऑल टाइम 100% ही है, तो ये तो सिक्योर्ड पोर्शन था, ठीक है। क्योंकि सिक्योर पोर्शन ये था क्योंकि ये बुक वैल्यू देखी रखी थी ना, ठीक है। तो सिक्योर पोर्शन था, अनसिक्योर्ड की कोई सी बात ही नहीं करी। ये एडिशनल, ये जो प्रोविजन था ये नॉर्मल प्रोविजन था, इस पर अब एडिशनल भी बन सकता है, ठीक है। पर इसमें एडिशनल उन्होंने कैलकुलेट नहीं किया है, पर एडिशनल भी इस प्रोविजन पे बन सकता है, क्योंकि ये प्रोविजन हमारा नॉर्मल जी, ये प्रोविजन हमारा एडिशनल वाला प्रोविजन है। नॉर्मल वाला प्रोविजन की डिटेल नहीं देखे रखी, ये जो हम बात कर रहे हैं ये तो एडिशनल, ये तो स्पेसिफिक प्रोविजन की बात कर रहे हैं, जो हमने इधर देखा ये स्पेसिफिक प्रोविजन, ये तो पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोविजन की बात कर रहा है, ठीक है। ये स्पेसिफिक प्रोविजन हम बना रहे हैं, ये स्पेसिफिक प्रोविजन है। जो नॉर्मल वाला क्वेश्चन है वो संवेदन वाला क्वेश्चन है, जहाँ पे नॉर्मल प्रोविजन की बात करिए, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 2 संवेदन बचा हुआ है, हमको क्वेश्चन नंबर 2 करना है, तो इसके पहले हम पीएम कर लेते हैं, और पीएम में हम देख लेते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन है। ये एनबीएफसी जो है हमारा, ये एनबीएफसी इधर चालू होता है क्वेश्चन नंबर 8 से। पर सिंस जब हम बात कर चुके हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ये सब क्या होता है इसकी बात हम कर चुके हैं, ठीक है। तो हम इसको काट रहे हैं, ये कोई मतलब नहीं है इधर उसको पढ़ने का, वरना तो अपने पास इतना टाइम है कि हम इसको पढ़ें। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में अपन ने पढ़ा है वो 15% होना चाहिए, वो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, और 2 टायर के कैपिटल डिवाइड बाय रिस्क वेटेड असेट होते हैं, और हमने रिस्क वेटेड भी देख लिया था, चलो कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है 31/3/17 का है, वो 31/3/17 का तो ठीक है, इन्होंने जो कैलकुलेशन कर लिया है वो एडवांसेस को उन्होंने वो ही अपने पुराने तरीके से करा है, वो कोई मतलब नहीं पुराने ढर्रे से हमको नहीं करने का है, क्योंकि इसमें नया हम प्रोविजन लगा रहे हैं, नया प्रोविजन नॉर्म्स लगा रहे हैं। संवेदन वाला क्वेश्चन है, संवेदन वाला क्वेश्चन हम नोट से कर लेंगे, तो पीएम से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनबीएफसी में पीएम से नहीं करा जाएगा, क्योंकि पीएम में पुराना है, ठीक है। ये हो गया हमारा। एलसीडी टेलीविजन वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसको करने की जरूरत नहीं है, चलो हो गया हमारा क्वेश्चन ही खत्म हो गया। मतलब हमको सिर्फ एक संवेदन वाला क्वेश्चन करना है, जो आखिरी हमारा क्वेश्चन आएगा, तो कुछ भी नहीं बचा है, अब संवेदन वाला क्वेश्चन आखिरी बचा हुआ है। चलो करते हैं, इजी क्वेश्चन है ये भी, ठीक है।
ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि संवेदन लिमिटेड इज एनबीएफसी एंड इट एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट एंड ऑल्सो डील इन हायर परचेज बिजनेस। तो संवेदन लिमिटेड एक एनबीएफसी है और वो पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, डिपॉजिट टेकिंग है, कोई दिक्कत नहीं। इट ऑल्सो डील्स इन हायर परचेज बिजनेस, इट प्रोवाइड्स यू विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। उसने आपको फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दी है रिगार्डिंग मेजर हायर परचेज डील एज ऑन 31/3/15। 31/3/15 की उसने मेजर हायर परचेज डील दी है, ठीक है। तो मेजर हायर परचेज डील दी है, ठीक है, 31/3/15 की। तो फ्यू मशीन वर सोल्ड, ठीक है। तो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मेजर हायर परचेज डील, तो फ्यू मशीन वर सोल्ड ऑन हायर परचेज बेसिस, कुछ मशीन जो है हायर परचेज बेसिस पे सोल्ड करा। हायर परचेज प्राइस वॉज 100 लाख। तो क्या है, एनबीएफसी है, पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, हायर परचेज बिजनेस करती है, ये क्या नाटक है। ओके, तो हायर परचेज प्राइस वॉज सेट एज 100 लाख और फ्यू मशीन वो सोल्ड करी है हायर परचेज बेसिस पे सोल्ड करी, सोल्ड नहीं करी, हायर परचेज बेसिस पे सोल्ड करी है। हायर परचेज प्राइस वॉज 100 लाख एज अगेंस्ट द कैश प्राइस 80 लाख। कैश प्राइस मतलब कि अभी मैं खरीद के आया 80 लाख में हो जाएगा, और हायर परचेज प्राइस है 100 लाख। द अमाउंट वॉज पेबल एज 20 लाख डाउन पेमेंट, और अमाउंट कितना पेबल है, वो 20 लाख डाउन पेमेंट है। देखो डाउन पेमेंट 20 लाख है, ठीक है। तो अमाउंट वॉज पेबल 20 लाख। देखो अगर आपने हाल ही में पे कर दिया तो 80 लाख में कर लो, पर अगर ऐसा है कि हायर परचेज बेसिस पे ना, तो ऐसा करो 20 लाख डाउन पेमेंट, ठीक है। ये 20 लाख डाउन पेमेंट है, ठीक है। मतलब कि आप हायर परचेज पर लोगे तो आपको पहले तो आपको 80 लाख देना है। कैश प्राइस में हायर परचेज पर लोगे तो आपको डाउन पेमेंट 20 लाख करना है। कैश प्राइस होती तो आप 80 लाख पे करते। मतलब कि एट अपफ्रंट हम कैश प्राइस अगर कर रहे हैं तो हमको 60 लाख एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, ठीक है। अब बाकी तो इंटरेस्ट वाला पोर्शन तो है ही, पर मैं अपफ्रंट की बात कर रहा हूँ कि 60 लाख हमको पे करना पड़ रहा है एट द बिगिनिंग ज़्यादा, ठीक है। द अमाउंट वॉज पेबल एज 20 लाख डाउन पेमेंट और 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, ठीक है ना। तो इंस्टॉलमेंट हायर परचेज प्राइस अगर आपका 100 है, 20 है, 100 है -20, अब 80 -20 तो करने सर, क्योंकि अगर मैं 80 -20 का, क्योंकि 80 तो मेरे को उसी वक्त पे करना है। इंस्टॉलमेंट की बात चल रही, मतलब हायर परचेज प्राइस है 100 -20 करा, ये आया 80 डिवाइड बाय 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट है। 100 -20 आया 80 डिवाइड बाय 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, ये आया हमारा 16 लाख। ये 16 लाख, ठीक है, हमारा इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। और अमाउंट वॉज पेबल एज 20 लाख एंड बैलेंस इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। हायर वेंडर ने कलेक्ट करा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एज और 31/3/16। देखो 31/12 की बात चल रही है, तो 31/3/15 को डील करी है, तो 31/3/16 को पहला इंस्टॉलमेंट होता है 16 लाख का। तो कलेक्ट द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बट कुड नॉट कलेक्ट द सेकेंड इंस्टॉलमेंट। तो 31/3/17 को दूसरा इंस्टॉलमेंट नहीं कलेक्ट करा, ड्यू हो चुका था पर कलेक्ट नहीं हुआ, और तीसरा चौथा पांचवा तो ड्यू ही नहीं हुआ, ठीक है। अगले 3 तो ड्यू ही नहीं हुए, दूसरा तो ड्यू हो गया था पर कलेक्ट नहीं हुआ। तो टिल 15/5/17, मतलब कि जब 31/3/17 को ड्यू हो गया पर कलेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि सेकंड इंस्टॉलमेंट तो हमारी 31/3/17 की थी ना, तो टिल 15/5/17, मतलब कि उसके बाद 31 के बाद जो भी 1-1.5 महीना है, द डेट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साइन द अकाउंट, और सेकंड इंस्टॉलमेंट वॉज नॉट कलेक्टेड। सेकंड इंस्टॉलमेंट कलेक्ट नहीं थी, प्रिज्यूम करो IRR 10.42% है, ठीक है। तो व्हाट शुड बी द प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2016। इधर 1 अप्रैल 2016 की बात करें, 1 अप्रैल 2016 की बात करें, ये तो स्टार्टिंग की ही बात कर ली इन्होंने, ठीक है। तो कितना प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है, एंड शुड द कंपनी रिकॉग्नाइज फाइनेंस चार्ज ऑफ रुपीज़ 2016-17 एज इनकम। क्या 2016-17 की फाइनेंस चार्ज को इनकम बुक कर लूँ? सिंपल सी बात है, अगर मैं 31/3/17 पे बैठ के कैलकुलेट कर रहा हूँ तो 2016-17 में तो अभी ही ड्यू हुआ है, कोई ओवर ड्यू तो हुआ नहीं है। तो जब अभी ही ड्यू हुआ है तो उसको तो इनकम बुक कर लो ना। अगर होता चलो NPA हो जाता तब समझ में आता, वो वैसे भी हायर परचेस है। इधर तो मैं इनकम की बात करूँ तो अभी 12 महीने वाला तो सीन है नहीं, तो NPA हो जा, ठीक है ना। तो इधर देखा जाए तो अभी प्रोविज़न की बात करते हैं हम, ठीक है। इनकम तो हम इधर बुक कर लेंगे। तो आती है बात कि व्हाट शुड बी द नेट बुक वैल्यू, ठीक है। अभी हम इसको समझते हैं। पहला वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1/4/2016। अब कितना प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है। अब हायर परचेस प्राइस में क्या है, आपको ये पता है कि यार हायर परचेस प्राइस आपका 16 लाख है, 80 लाख तो आपका कैश प्राइस है, 20 लाख का आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। मुझे लग रहा है 60 लाख इधर आंसर आना चाहिए, बट इधर जो है प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग 50.25 आया। कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। अब इन्होंने क्या किया कि प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4/2016 पूछा अपन से। इसलिए पूछा क्योंकि 31/3/15 को डील हुई थी, डील 31/3/15 को ही ना, तो अमाउंट पेबल हो गया डाउन पेमेंट, मतलब कि 31/3 को ही पे कर दिया,
तो मुझे समझाओ, बताओ कि यार 80 लाख है और 20 लाख है, 100 लाख को अपने बाइफरकेट कर दिया, 80 लाख अपना प्रिंसिपल कंपोनेंट, 20 लाख इंटरेस्ट कंपोनेंट, और अपना अगर कैश प्राइस होता तो अपना ये 60 लाख होता। ठीक है, अब समझो, अभी मैंने अगर ईयर 1 में डाउन पेमेंट कर दिया तो मैंने 20 लाख पेमेंट किया, तो ये तो प्रिंसिपल में से माइनस होगा ना, इसलिए इंटरेस्ट तो बचा नहीं, तो इसको तो मैं प्रिंसिपल से माइनस करूंगा, तो 80 लाख में से 20 लाख माइनस हुआ, हायर परचेस प्राइस से थोड़ी ना माइनस करूंगा, इंटरेस्ट तो ड्यू हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो मैंने हायर परचेस प्राइस से प्रिंसिपल कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट को अलग अलग करा। हायर परचेस प्राइस का जो प्रिंसिपल कंपोनेंट 80 लाख, इसको कैश प्राइस मत बोल देना, ये प्रिंसिपल कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ। कैश प्राइस तो क्या होता है कि चलो ठीक है, वो अभी मार्केट में जाऊंगा तो वो मेरे को मिल जाएगा 80 लाख में, और 20 लाख ज़्यादा देके मेरे को हायर परचेस प्राइस हमारा जो हो रहा है वो हो रहा है हमारा 100 लाख। तो इधर मैं हायर परचेस प्राइस का प्रिंसिपल देख रहा हूँ, प्रिंसिपल 80 लाख है, 80 लाख में से मैंने 20 लाख पे करा, तो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग तो 1/4/2016 को जो है 60 लाख है। चलो देखते हैं, तो 60 लाख है, ये प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, अब 1/4/2016 को भी नहीं, ये तो 31/12/15 को ही आपने कर दिया, 31/3/15 को, सॉरी 31/12 क्या बोल दिया मैंने, 31/3/15 को ये आपका है, क्योंकि आपने डीलिंग 31/3/15 को करी थी। अभी की गलती से मैंने ये एज्यूम कर लिया कि 31/3/15 के बाद होता है 1/4/16, ये तो मैंने क्या गलत ही एज्यूम करा है, 31/3/15 के बाद 1/4/16 थोड़ा, 31/3/15 के बाद 1/4/15 होगा, सिंपल सी बात है। 31/3/15 को मेरा क्लोजिंग था 60, देखो ये कंपोनेंट था मेरा 60। अब क्या करूँ मैं, अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा, 1 साल की बात है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन हुआ तो 60 लाख पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा IRR के बेसिस पे। ठीक है, 60 × 10.42 करा मैंने परसेंट, तो 6.252 आया, 6.25 ले लेते, तो ये 6.25 आया, ये मेरा इंटरेस्ट है। ठीक है, और इंस्टॉलमेंट में 16 लाख पे कर रहा हूँ, तो सिंपल सी बात है 16 लाख में से वो इंटरेस्ट माइनस होगा, और 9.75 हमारा जो है वो हमारा प्रिंसिपल है। 60 लाख में से वो प्रिंसिपल वो इंटरेस्ट कंपोनेंट हटा, तो अभी भी आउटस्टैंडिंग 50.25 है, तो 31/3/16 मतलब कि अगर मैं बोलूँ 1/4/16 को, मतलब कि 1 साल बाद प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग 50.25 है। ये तो इजीली हो गया। ठीक है, ये हम देख लेते हैं, प्रिंसिपल एज ऑन 31/3/16 एज पर द टेबल हो गया। अब ईयर एंडेड 31/3/17 इन द ईयर एंडेड 31/3/17, देखो अब ये हमसे 31/3/16 मतलब 1/4/16 का तो उसने हमसे पूछ लिया, 15 को डील हुई थी, साल भर बाद की उन्होंने जानकारी ले ली हमसे प्रिंसिपल के रिस्पेक्ट में। अब व्हाट शुड द कंपनी रिकॉग्नाइज फाइनेंस चार्ज फॉर द 16-17 एज इनकम, क्या मुझे 16-17 के फाइनेंस चार्ज को इनकम बुक कर लेना चाहिए 17 में? तो समझो 16-17 का जो फाइनेंस चार्ज है, 16-17 का फाइनेंस चार्ज है, तो 31/3/17 मतलब ईयर के एंड में ड्यू हुआ होगा, तब मेरे को इनकम बुक करना चाहिए, डेफिनेटली बुक करना चाहिए, क्योंकि अभी तो एनपीए नहीं है तुम्हारा। एनपीए होगा तब का तब देखेंगे, तब तो कैश बेसिस पे होगा, तब तो रिवर्सल हो जाएगा, पर अभी तो बुक करो। इन द ईयर एंडेड 31/3/17 इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई 16 लाख, वो हमको रिसीव नहीं हुई। इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई थी, वो हमको रिसीव नहीं हुई, ये ओवर ड्यू हुआ है बस। तो इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई, हमको रिसीव नहीं हुई, हाउएवर इट वाज ड्यू ऑन 31/3/17, दैट इज ऑन बैलेंस शीट डेट, देयरफॉर इट विल बी क्लासिफाइड एज स्टैंडर्ड एसेट। अभी तो स्टैंडर्ड एसेट ही है ये, तो संवेदन विल रिकॉग्नाइज 5.24 एज इंटरेस्ट इनकम। और 5.24 कैसे आया कि 50.25 है, 50.25 पे अपना वही इंटरेस्ट रेट दे के रखा है 10.42, ठीक है 10.42% किया हमने, तो 5.23 या अपन 5.236 बोल के रखा है, 5.24 आया, ये हमारा इंटरेस्ट है, बुक करो इंटरेस्ट इनकम। तो विल रिकॉग्नाइज 5.24 लाख एज इंटरेस्ट इनकम इन दैट ड्यू इंस्टॉलमेंट एज दिस वुड ट्रीट एज फाइनेंस चार्ज। और ये आपका फाइनेंस चार्ज है। चलो अपने से क्या पूछ रहे, व्हाट शुड बी द नेट बुक वैल्यू ऑफ द एसेट एज ऑन 31/3/17, 31/3/17 पे नेट बुक वैल्यू पूछ रहे अपने से, मतलब कि 2 साल बाद की नेट बुक वैल्यू पूछ रहे। ठीक है, तो 31/3/17 पे तो मैं खड़ा हूँ। नेट बुक वैल्यू की बात करें तो अपन नहीं बात कर रही थी, नेट बुक वैल्यू में क्या होता है, 1 सेकेंड, नेट बुक वैल्यू में क्या होता है, इंस्टॉलमेंट ड्यू बट नॉट पेड, जो अपनी 16 लाख है, इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू तो 3 साल की और इंस्टॉलमेंट जो अपनी ड्यू नहीं है, तो 3 साल के 48 लाख, तो 16 लाख और 48 लाख अर्न फाइनेंस चार्ज। ठीक है, तो 16 लाख हो गया, 48 लाख हो गया, अर्नड फाइनेंस चार्ज, वो 3 महीने के हमने अर्न फाइनेंस चार्ज है, और लेस कर देंगे प्रोविजन, उसमें से प्रोविजन माइनस करना पड़ जाएगा। ठीक है, उसमें से प्रोविजन माइनस करेंगे तब नेट बुक वैल्यू आएगी। अब प्रोविजन कैसे निकालेंगे, अब प्रोविजन निकालना पड़ेगा हमको, ठीक है ना, अब प्रोविजन निकालना पड़ेगा। तो नेट बुक वैल्यू होगी, अभी हम देखें अगर, तो इंस्टॉलमेंट ड्यू जैसे हमने बात कर दी, इंस्टॉलमेंट ड्यू नॉट पेड, ये ओवर ड्यू इंस्टॉलमेंट जो ड्यू हो गई वो पे नहीं हुई है 16 लाख। इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू तो 3 इंस्टॉलमेंट तो अभी भी ड्यू नहीं है, ये है अनअर्नड फाइनेंस चार्ज। अब अनअर्नड फाइनेंस चार्ज मतलब क्या होता है कि अभी हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है,
अनअर्न्ड फाइनेंस चार्ज जो है वो भी आएगा। अनअर्न्ड फाइनेंस चार्ज का मतलब क्या है? फाइनेंस चार्ज जो अभी तक ड्यू नहीं हुआ है। इंस्टॉलमेंट में तो अभी हमने जो ड्यू हो चुका है पर पे नहीं हुआ है वो भी लिया, पर इंटरेस्ट में जो ड्यू हुआ है वो पे नहीं हुआ है वो नहीं लेना है, क्योंकि उसको अपने इनकम बुक करी है। अनअर्न्ड फाइनेंस चार्ज अभी नहीं आया है, अनअर्न्ड फाइनेंस चार्ज को लिया जाएगा। अनअर्न्ड फाइनेंस चार्ज मतलब जो ड्यू नहीं हुआ है वो लिया जाएगा। अब वो 3, 4, 5 का अगर हमको लेना है तो हमको टेबल बनानी पड़ेगी। अभी तक तो हमने 1 महीने तक की 2 महीने तक का टेबल हमने देख लिया था, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हमसे 2 महीने का डेटा पूछा है। पर अनअर्न्ड पूछ रहे हैं तो अगले 3 का भी निकालना पड़ेगा। इस तरीके से हमको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा। ठीक है, अभी हम उसका कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो ये अनअर्न्ड फाइनेंस चार्ज हुआ। और प्रोविजन भी तो माइनस करना पड़ा। अब प्रोविजन माइनस करना पड़ा तो पहले हमको प्रोविजन कैलकुलेट करना पड़ जाएगा, तब जाके वो होगा। ठीक है, तो प्रोविजन कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब प्रोविजन कैसे कैलकुलेट होगा? ठीक है, प्रोविजन ये जो है हमारा जनरल प्रोविजन, ये जनरल प्रोविजन कैसे कैलकुलेट होगा? ठीक है, तो चलो अब हम पहले जो है इंस्टॉलमेंट, अभी हम पहले प्रोविजन बनाते हैं और ये प्रोविजन हम जनरल प्रोविजन बनाते हैं इसका। ठीक है, तो जनरल प्रोविजन क्या है? इंस्टॉलमेंट ड्यू और जो, हाँ, अब जनरल प्रोविजन कैसे कैलकुलेट होता है? इंस्टॉलमेंट जो ड्यू हुई पर पे नहीं हुई तो हमारे पास 16 लाख है। इंस्टॉलमेंट जो ड्यू नहीं हुई वो भी लेना है, मतलब जैसा हम नेट बुक वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे वैसा ही चल रहा है पूरा का पूरा। हमने जो है 48 लाख और लिया, इसमें से अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। अब अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम हमको कैलकुलेट करनी, तो चलो अब अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम पे जाते हैं। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम में क्या हुआ? सिंपल सी बात है, जब आपकी 31/3/15 को आपका प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग था, आपने जो है प्रिंसिपल तो एटलीस्ट आपका 60 आउटस्टैंडिंग था। फिर आती बात अगले साल की, तो 60 पे आपने 10.42% से करा आपने इंटरेस्ट कैलकुलेशन और आया आपका 6.252, 6.252, तो 25 लिया तो 6.25 माइनस किया तो हमने 60, और जो हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल हमारा 16 लाख है, तो 16 लाख में से मैंने 6.25 माइनस किया, हमारा आया 9.75%, 9.75 आया। 60 में से माइनस 9.75 किया तो प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग आ गया। फिर आता है 50.25 वापस आया। 50.25 पे हमने कौन सा कैलकुलेशन किया? वापस 50.25 पे हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल था, उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया 10.42% का। 5.23 मतलब 5.24 आया। अभी जो 5.24 है ये हमारा इंटरेस्ट है। 16 लाख में से 5.24 माइनस करेंगे तो बचा हुआ हमारा प्रिंसिपल रहेगा, वो रहेगा 10.76। तो हमने 50.25 में से 10.76 हमने करा माइनस। ठीक है, यह है 39.49। 39.49 है, इस पर वापस 10.42 हमने जो है कैलकुलेट किया तो 4.11 आया। अब 39 अब ये 16 जो हमारा इंस्टॉलमेंट है उसमें से 4.11, ऑब्वियस सी बात है कि 16 माइनस 4.11, फिर आता है हमारा 39.49 आ गया। 39.49 पे हमने 4.11 कैलकुलेट किया था और 16 माइनस 4.11 करा तो 11.89 आया। अब वो जो है 39.49 में माइनस करेंगे हम 11.89, तो ऑब्वियस सी बात है, देखो ये पूरा का पूरा तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। 27.6 आया। 27.6 हमारा प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है। चलो ठीक है, कैलकुलेट करो। 10.42% ये हमारा 4th ईयर का आया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा साल का आ रहा है। 2.88 आ रहा है। 16 में से 2.88 माइनस करो तो क्या आएगा? 13.12। ये हमारा प्रिंसिपल है। 27.6 में से माइनस होगा 13.12 और ये हमारा 14.48 आउटस्टैंडिंग आया। 14.48 है, इसको 10 अब आखिरी ईयर में ना याद रखना पड़ता है, थोड़ा सा समझना पड़ता है। 14.48 है ना, इसको ना वो डेसिमल एरर्स हो सकते हैं, तो 14.48 को हम 10.42% करेंगे तो 1.50 आता है। पर हमें जो है वो डेसिमल एरर से वो हमको डेसिमल एरर को हमको जो डेसिमल डिफरेंस है वो हमको इंटरेस्ट में ले जाना पड़ता है। तो जो हमारा प्रिंसिपल आता है वो तो हमारा पक्का ही है ना, जो हमारा इंस्टॉलमेंट है वो तो 16 है, उसमें से हम जो है वो डेसिमल फ्लक्चुएशंस को हम जो है इंटरेस्ट में ले जाते हैं। डेसिमल फ्लक्चुएशंस को हमको इंटरेस्ट में ले जाना पड़ता है। तो हमारा 16 है माइनस, इसको ही जो है हमने नोट्स में भी इनकॉर्पोरेट कर लिया कि इन मेकिंग एचपी टेबल लास्ट ईयर डेसिमल फ्लक्चुएशन वेंट टू इंटरेस्ट कॉलम। ये लास्ट ईयर का जो डेसिमल फ्लक्चुएशन है वो इंटरेस्ट कॉलम में जाता है। और इस तरीके से जो है हमने जो है हमारा इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट का अपन ने माइनस इंटरेस्ट का है, तो 16 में से हमने 16 में से बाकायदा हमने जो है 16 में से हमने 1.52 माइनस किया, हमारा 14.48 ये प्रिंसिपल आया। इस तरीके से हमारा अनफाइनेंस इनकम आया। अब हम वापस पहुँचते हैं हमारे प्रोविजन वाले पे कि ओवरड्यू इंस्टॉलमेंट 16 लाख है और 3 ओवरड्यू तो बिल्कुल नहीं हुए थे। तो इस तरीके से हमने जो है 16 प्लस 48 करा। अब हमको अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम माइनस करना पड़ेगा जो है 4.11, 2.88 और 1.52, क्योंकि ये फाइनेंस इनकम है जो ड्यू ही नहीं हुए हैं। ठीक है, वो इसका टोटल 8.51 है, हमने माइनस करा। अब हम इसमें से हमको क्या माइनस करना है? इसमें से हमको माइनस करना है सिक्योरिटी आफ्टर डेप्रिसिएशन।
सिक्योरिटी आफ्टर डेप्रिसिएशन, सिक्योरिटी क्या, सिक्योरिटी आपकी एसेट, कि कल को सामने वाले ने पे नहीं करा तो एसेट ले लो। सिक्योरिटी आफ्टर डेप्रिसिएशन देखो 80 लाख की थी अब उसकी कैश प्राइस, 2 साल का, अब कितने साल का डेप्रिसिएशन माइनस करना है हमसे पूछ कितने का रहे, हम 31/3/17 को खड़े ना, 31/3/17 को खड़े, 2 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करो, -20% SLM से -20%, ये हो गया हमारा 51.2। 80 -20% करा, ओके 80 -20% करा तो 80 का 20% -20% मत करना, ये WDV हो जाएगा। तो 80 में से 32 माइनस करो तो 48 आएगा, ये 48 हमारी सिक्योरिटी है। तब देखो 16 48 -8.51, कायदे से नेट बुक वैल्यू 55.49, कायदे से 55.49 की एसेट हमने रिकॉर्ड करके रखी थी, ठीक है। पर सिक्योरिटी की वैल्यू कितनी है, सिक्योरिटी की वैल्यू है हमारी कितनी है 48 है, तो बेटर है कि -48 करो तो इतना 7.49 है, ठीक है। तो 7.49 का तो प्रोविजन ही बना लो पूरा का पूरा, ये तो अनसिक्योर्ड है, पूरा का पूरा अनसिक्योर्ड है, प्रोविजन बना लो। ये अनसिक्योर्ड पे हमने प्रोविजन बना लिया, ठीक है। और प्रोविजन माइनस करके, वो अनसिक्योर्ड का प्रोविजन माइनस करके हमने जो है नेट बुक वैल्यू कैलकुलेट करी। तो इस तरीके से जो है हमने जैसे मैं आपको बता रहा था कि जनरल प्रोविजन बनता है, एक स्पेसिफिक प्रोविजन बनता है, तो इसको प्रोविजन फॉर सिक्योर्ड और प्रोविजन फॉर अनसिक्योर्ड हमने ऐसा समझ लिया, जनरल स्पेसिफिक की जगह सिक्योर्ड पर प्रोविजन बनता है और अनसिक्योर्ड पर प्रोविजन बनता है, ठीक है। तो ये सिक्योर्ड पर प्रोविजन बनता है, सिक्योर्ड की कोई सी ऐसी डिटेल नहीं देके रखी कि ओवरड्यू कितने महीने का क्या है, तो इसका कुछ ऐसी डिटेल नहीं देके रखी है, हमने तो सिर्फ नेट बुक वैल्यू हमारा कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरीके से हमारा जो है नेट बुक वैल्यू, हमने जो प्रोविजन है वो प्रोविजन हमने जो अनसिक्योर्ड वाला एज पर NBFC नॉर्म माइनस किया और हमारा नेट बुक वैल्यू आया। तो ठीक है, व्हाट शुड बी द नेट बुक वैल्यू ऑन 31/3/17 सो फार संवेदन लिमिटेड इज कंसर्न एज पर द NBFC प्रूडेंशियल नॉर्म्स रिक्वायरिंग फॉर प्रोविजन। व्हाट शुड बी द अमाउंट ऑफ प्रोविजन टू बी मेड एज पर प्रूडेंशियल नॉर्म फॉर NBFC लेड डाउन बाय RBI। क्या बोला है, व्हाट शुड बी द अमाउंट ऑफ प्रोविजन, तो वो तो प्रोविजन पूछेंगे ही ना, तो प्रोविजन पूछेंगे तभी तो आपका नेट बुक वैल्यू आएगा। तो सेकंड वाला आंसर थर्ड वाले आंसर पे डिपेंड है, तो थर्ड वाला आंसर तो हमने पहले निकाला है, फिर थर्ड वाला आंसर पहले निकाला है, फिर तब जाके सेकंड वाला आंसर हमारा आया है। तो इस तरीके से जो है हमने प्रोविजन वाले क्वेश्चन करा, हमने संवेदन लिमिटेड का एक अच्छा सा क्वेश्चन ओवर किया, ठीक है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने जो है समझा कि किस तरीके से हमको प्रोविजंस बनाने पड़ते हैं, एक अनसिक्योर्ड है सिक्योर्ड पोर्शन पे प्रोविजन बनाना पड़ता है, हमें जो है किस तरीके से हमको हमारा जो है अनसिक्योर्ड प्रोविजन, ये हमने प्रोविजन और अनसिक्योर्ड निकाला और इस तरीके से हमने कैलकुलेशन किया। नेट बुक वैल्यू हम सीखे हैं कैलकुलेशन करना, और ठीक है सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट वो हम जो है जब प्रोविजन बनाते हैं तो वो तो 0.25% और प्रोविजन बनाते तो 0.25 और 0.40 हो जाता है, बाकी तो अदरवाइज सब सेम ही रहता है। प्रोविजनिंग में असेट क्लासिफिकेशन में थोड़ी सी गड़बड़ है। सो ठीक है, हमने समझ लिया है क्वेश्चंस को और हमने इसके पर्टिकुलर सॉल्यूशंस को भी देख लिया है, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, आप अपनी प्रिपरेशन जो चल रही है उसको अच्छे से कैरी करते रहिएगा, और ठीक है, और जब भी कुछ नए क्वेश्चंस आएंगे आपको फर्दर अपडेट कर दिया जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमारे सारे SMPM के क्वेश्चंस ओवर हुए हैं, हम समझ चुके हैं कि ये नोट्स इनफ है करने के लिए, ठीक है। जहाँ पे हमने नेट ऑन फंड का भी कैलकुलेशन करा, कुछ अपडेशन भी करा कि एक्सेस पोर्शन जो होता है कि एक्सेस पोर्शन जो है 10% के ऊपर वाला वो एक्सक्लूड नहीं करता है। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी वो भी लिमिट में है, वो भी लिमिट पर आती है, और जो है हमारा सिग्निफिकेंस और नॉन सिग्निफिकेंस की भी बात हमने कर ली है, प्रूडेंशियल नॉर्म्स की भी हमने बात कर ली है, नॉन डिपॉजिट सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट, और नॉन डिपॉजिट को भी, उसको भी नॉन डिपॉजिट है सिग्निफिकेंट सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट है, तो वो भी हमको करना पड़ता है। और लेवरेज रेशियो हमारा 7 होता है, जिसमें आउटसाइड लायबिलिटी डिवाइड बाय ओन्ड फंड होता है, और ओन्ड फंड हमने कैलकुलेट कर लिया है। और एक बार ये चेक कर लेते हैं कि ओन्ड फंड है कि नेट ओन्ड फंड है। तो टू बी स्पेसिफिक, इधर सिर्फ ओन फंड लिया है, इधर नेट ओन फंड का नहीं बोला है, तो लिख लेते हैं नेट ओन फंड इधर नहीं आएगा, तो नेट ओन फंड नहीं आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। और कोर कैपिटल की बात कर ली हमने, सबऑर्डिनेट कैपिटल की बात कर ली, और जिसमें हमने डिस्काउंटिंग की बात कर ली। 10% से ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट एक्सीडिंग 10% ऑन ओन फंड ये नहीं आता है, ठीक है। तो सॉरी, इसमें ऐसा था कि हाँ सिर्फ कंप्लायंस मिनिमम 10% का ही होना चाहिए टायर 1 कैपिटल में, और टायर 2 कैपिटल हमारा सबऑर्डिनेट डेप्ट होता है, जिसमें रिवैल्यूएशन रिजर्व 45% और सबऑर्डिनेट डेप्ट की हम बात करते हैं, जिसका हम सबऑर्डिनेट पे हम डिस्काउंट रेट भी एप्लीकेबल होता है, जो हमने बात कर ली थी।
सबऑर्डिनेट डेट का हमने मीनिंग समझा। सबऑर्डिनेट डेट हमारे टायर 1 कैपिटल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर हमने एसेट क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, हमने रिस्क वेटेड एसेट के बारे में पढ़ा। सबसे पहले रिस्क वेटेड एसेट के बारे में हम बात करें तो हमने कैश, बैंक, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अप्रूव्ड सिक्योरिटी पे 20% की रिस्क है, अदर एसेट पे 100, ऑफ बैलेंस शीट आइटम पे 100 है। सबऑर्डिनेट डेट में हमने यही पढ़ा था कि 1 साल तक सब में 20-20 तरीके से रिड्यूस हो रहा है। 1 साल तक 100 है, 1 से ज़्यादा 2 तक है तो 80 है, 2 से ज़्यादा 3 तक है तो 60 है, 3 से ज़्यादा 4 तक है तो 40 और 20 ऐसा करते हुए है। और आपकी जो डिस्काउंटिंग वैल्यू है वो मोर देन इक्वल टू 50% ऑफ टायर 1 कैपिटल से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और फिर हमने जो है एनपीए के बारे में हमने बात करी थी, तो जिसमें अलग अलग था कि नॉन सिस्टमिकली इम्पॉर्टेंट का जो है उसमें जैसे कि 3 महीने है हर जगह, इधर 12 महीने हैं। लोन वाले केस में इधर 3 महीने हैं, उधर 6 महीने हैं। हाँ बोल। तो जो है हमारा ओवरड्यू मोर देन इक्वल टू 3 मंथ है, तो इधर 12 महीने है, मोर देन इक्वल टू 3 मंथ है, इधर 6 मंथ है। और सब स्टैंडर्ड एसेट में यही जो 12 महीने हैं उधर वो जो है 18 हो जाता है। तो 12 और 6 हमारा एनपीए में है, 18 महीने सब स्टैंडर्ड में है, ये याद रख लेने का। और सब स्टैंडर्ड का हम एनपीए की डेट से देखते हैं, ओवरड्यू की डेट से नहीं देखते हैं, ठीक है। और 12 से ऊपर हो जाता है, इधर 18 से ऊपर है। हाँ, इक्वल टू नहीं आएगा इधर, मैं इधर कर देता हूँ सही। तो ये जब 18 से ऊपर होता है ना तब जाके ये डाउटफुल एसेट होते हैं, ठीक है। एनपीए 18 महीने से ऊपर हो गए, ठीक है। या अपन बोल सकते हैं कि सब स्टैंडर्ड एसेट 18 महीने से ऊपर हो गए, क्योंकि एनपीए जब होता है तब वो सब स्टैंडर्ड एसेट ही होते हैं। तो सब स्टैंडर्ड एसेट हमारे जो है अगर 18 महीने से ऊपर हो गए हैं तो वही है जो हमारा जो 3 महीने था। तो इसको ऐसा नहीं समझने की जगह हमारा 3 महीने था, 12 महीने था, मोर देन 12 महीने था, तो ऐसा ही इधर 3 महीने की जगह इधर 6 और 12 महीने हैं, देन 12 महीने की जगह इधर 18 महीने हैं और 18 महीने हैं, ठीक है, मोर देन 18 महीने हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने जो है करा है। बाकी फर्दर पॉइंट्स थे जो इनकम के बारे में था। रिजर्व फंड में बैंकिंग कंपनी 25% तक ट्रांसफ़र करती थी, एनबीएफसी 20% तक। और हमने ये करा, प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट हमने समझी। प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट में हमने देखा कि एक ही जगह डिफरेंस है, वो 0.25% और 0.40%। रही बात अगर आती है प्रोविजनल रिक्वायरमेंट की, अगर हायर परचेस में देखा जाए तो 10-40-70 ऐसा चलता है। 12 महीने तक तो कुछ भी नहीं, 12 से ज़्यादा है तो 10%, फिर 24 से ज़्यादा है तो 40 और 36 से ज़्यादा है तो 70, और अनसिक्योर्ड तो ऑल टाइम 100 है, तो अनसिक्योर्ड तो ऑल टाइम 100 है। बाकी हमने फिर एक समझा था कि एक अनसिक्योर्ड पे प्रोविजन बनता है और सिक्योर्ड पे प्रोविजन बनता है, वो हमको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से। और बाकी जो है हमारा लिक्विड एसेट रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो लिक्विड एसेट रिक्वायरमेंट रहती है, आपको 15% तक का डिपॉजिट लिक्विड एसेट में करना पड़ता है, 10% अप्रूव्ड में और अदर 5% अनइंकम्बर्ड में। और पब्लिक डिपॉजिट आप लेते हो सेकंड प्रीसीडिंग क्वार्टर का लास्ट वर्किंग डे। तो इस तरीके से हमने जो है एनबीएफसी के क्वेश्चंस को कवर किया है, एनबीएफसी के नोट्स को समझा है, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और नए वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट और नए टॉपिक्स हम पढ़ते हैं। ओके, बाय।